और बाजार के एक्शन पर हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे जानकार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। अश्विनी गुजराल से होगी बात आज। बात करेंगे साथ ही यहाँ पर आशीष केलकर से, और वरुण भी बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में क्या हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन पहले मार्केट का पूरा हाल आपके सामने रख देते हैं। 10,800 के आसपास इस समय या फिर उसके नीचे इस समय इनफैक्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें ओवरऑल कहाँ से प्रेशर बना है तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स और खासकर मार्जिन में इतनी गिरावट आई तो स्टॉक टूटता हुआ ये अभी भी लोअर साइड पर ही ट्रेड कर रहा है, बिगेस्ट लूजर है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स की ओर से भी काफी ज्यादा दबाव बना है। निफ्टी बैंक पे प्रेशर आज देखने को मिला है और निजी बैंकों में एक बार फिर बिकवाली की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी हैं। रियल्टी काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स, इन सब में आज हम देख रहे हैं मंदी की पोजीशंस। थोड़ी बहुत अगर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो एफएमसीजी इंडेक्स की ओर से हो रही है। 96 अंक ऊपर है वो इंडेक्स, और ऑफ कोर्स मेटल्स में भी थोड़ी सी चमक बढ़ती हुई दिखाई दी। अब इस समय अप्रोच क्या रहे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या उम्मीद है, कोई रिकवरी के आसार या फिर 10,770 पर एक मंदी का ट्रेड लेकर चले? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। सबसे पहले तो आपको और सीएनबीसी के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 14 साल से आप जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को जो अच्छी तरह से गाइड करते हैं, इसलिए आपको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। शुक्रिया आशीष, और आपको भी बधाई, क्योंकि आपने और किरण ने भी कई सालों से हमारा साथ दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। थैंक यू। कमिंग बैक टू मार्केट्स, अगर निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो सुबह से थोड़ा वीकनेस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी निफ्टी जिस लेवल पे आया है मैं मानता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर हम पिछले 3-4 दिन का जायजा लेते हैं तो 10,740 750 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसी लेवल से हमने मार्केट में एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड तो नहीं, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, इसलिए मैं ये ट्रेड रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस 10,740 का होना चाहिए, और चार्ट के हिसाब से अगर टारगेट देखा जाए तो 10,820 10,825 का टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, तो 10,000 क्या लेवल बोला आपने? 10,740 का स्टॉप लॉस और 10,820 का टारगेट। ओके, तो एक पुल बैक देखने को मिलेगा। 740 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, 800 के ऊपर जाएगा तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए मिड कैप इंडेक्स की स्थिति कैसी है उस पे आएंगे, और साथ ही साथ इनफैक्ट आशीष ने कुछ 2 स्टॉक्स निकाले भी हैं। आशीष अभी देंगे, क्या आइडियाज होंगे इस समय के ट्रेड के? नहीं, अभी देना चाहता हूं हर्षदा जी। उसमें से पहला स्टॉक रहेगा बाटा। बाटा का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो मैं मानता हूं यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिलने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। खरीदारी करके चलना चाहिए बाटा में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बाटा में 1156 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1178 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1185 का। ओके, तो 1178 और उसके आगे निकलेगा तो 1185 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाटा ये आपकी पसंद का शेयर, इसके साथ एक और बाय आइडिया है? यस हर्षदा जी, दूसरा स्टॉक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, और मैं मानता हूं आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक आउट परफॉर्मर बनता हुआ देखने की संभावना है। अभी खरीदारी करके चलना चाहिए। 92.5 का स्टॉप लॉस होगा। पहला लक्ष्य होगा 97.5 और दूसरा लक्ष्य होगा 98.5 का, और ये लक्ष्य आज कल के ट्रेडिंग सेशन में हासिल होते हुए देख पाएंगे। ओके, तो 97.5 से 98.5 के बीच ये लेवल्स अचीव होने के पूरे आसार। इस समय तेजी कीजिएगा, यूनियन बैंक में ये स्टॉक चल सकता है। लेकिन मिड कैप्स आज दबाव में हैं, हालांकि इतनी खराब स्थिति नहीं दिखा रहे हैं जितना शायद निफ्टी बैंक या फिर सेंसेक्स में देखने को मिला हो। वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण बताइए क्या हाल है? देखिए स्टॉक्स की तो जम के पिटाई हो रही है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है। मैं बताता हूँ आपको जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने मिल रहा है उसमें देखिए श्री सीमेंट जैसे काउंटर है, जहाँ करीब 3% के आसपास की गिरावट। इंटरग्लोब एविएशन 3% के आसपास का दबाव यहाँ भी है। श्री इंफ्रा, EIL, इन सभी काउंटर्स में आज जम के धुलाई हो रही है। श्री इंफ्रा तो देखिए 3.5% के आसपास की गिरावट है। काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी धुलाई हो रही है। सबसे पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स, वहाँ देखिए इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, सभी काउंटर्स में करीब 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट है। रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ भी अच्छी खासी धुलाई है। DLF को देख लीजिए, शोभा डेवलपर्स को शोभा लिमिटेड को देख लीजिए, यहाँ भी करीब 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। और IT सेक्टर, TCS के खराब नतीजों का इम्पैक्ट इस पूरे सेक्टर पे देखने मिल रहा है। L&T इन्फोटेक, माइंडट्री और टाटा एलेक्साई सभी काउंटर में करीब 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट है। तो ये 3 सेक्टर्स है जहाँ गिरावट देखने मिल रही है।
फार्मा सेक्टर को अगर आप देखें तो वहाँ भी गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारी हो रही है। एस्ट्राजेनेका और डॉक्टर लाल पैथ, यहाँ देखिए यहाँ अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। 1.5 से 3% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में है। तो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी है। इसके अलावा जहाँ खरीदारी है वहाँ कुछ हद तक FMCG काउंटर है जहाँ खरीदारी है। इमामी को देख लीजिए, करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ है। इसके अलावा KRBL सुबह से ही चावल स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है, इसमें अब भी करीब 10% के आसपास की तेजी। अडानी ट्रांसमिशन और ICICI प्रू, इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है। आज भी करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा काउंटर्स है जहां खरीदारी है, लेकिन लार्जली जो सेक्टर्स और स्टॉक्स है उनमें आज दबाव देखा जा रहा है मिड कैप में भी। शुक्रिया वरुण। इस अपडेट के लिए एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें काफी मोमेंटम देखने को मिला है, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा इसकी बात हम काफी समय से CNBC आवाज पर करते आए हैं और आज ये 150 के पार निकल चुका है। और 150 की बात हेमंत ने आपके सामने रखी थी, तो उसका टारगेट तो डेफिनेटली हिट हुआ है, उस पर मोहर भी लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, आशीष से जानते हैं। आशीष, ये एक परफॉर्मर है, अब देखिए इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इसने करीब 39-40% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और हम क्या सिर्फ 10-11 दिन ही एंटर हो चुके हैं 2019 में। आगे की चाल कितनी मजबूत? बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने करीबन 4-5 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेकआउट दिया था करीबन 120 के लेवल पे, और अभी हम 152 के लेवल पे करीब है। मैं मानता हूं इसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ पर्टिकुलर चार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें और करीबन 3 महीने का समय देते हैं तो ये स्टॉक 220-230 के लेवल को छूता हुआ देख पाएंगे। तो जिनके पास है डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, और जिनको ये स्टॉक खरीदारी करना है अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 132 का, और अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें भी मिलने की संभावना। ओके, तो ये एक अच्छा ट्रेड, इसमें आप पोजीशन लेकर चलेंगे, फायदा जरूर कमाएंगे। कुछ और स्टॉक्स आपके लिए स्पॉट करेंगे जहां पर ट्रैक्शन देखा जा रहा है, इस समय मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इंडियन बैंक उनमें से एक साबित हो सकता है। आशीष, इस पर आप नजर डालिए, तब तक हम आशीष वर्मा मेरे सहयोगी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि आज जो फोकस में है स्टॉक वो है TCS। बाजार निराश हुआ है, मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है और इसी ने पूरे बाजार का भी मूड बिगाड़ा है। अब किस तरह की चिंताएं खड़ी हो गई हैं कंपनी के सामने, जो स्टॉक इतना टूटा है, आशीष से ही समझते हैं। देखिए, TCS के जब कल शाम को नंबर्स आए तो एक ही ठीक ठाक चीज थी, वो थी इनकी कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ थी। हम उम्मीद कर रहे थे 1.7 से 2% के बीच में होगी, उस बैंड के लोअर एंड पे आई 1.8%। फिर भी उम्मीद पे खरी उतरी, पर ये जो उम्मीद पे खरी उतर पाई है उसके पीछे इनको अपने मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़े हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है इस कंपनी की, ये दिक्कत की बात। और ध्यान रखें, मार्जिन जब हम उम्मीद कर रहे थे कि हल्के सुधार दिखाएंगे, 20 बेसिस पॉइंट ऊपर जाएंगे, मार्जिन दरअसल 90 बेसिस पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1% का दबाव, वो भी तब जब रुपया औसतन पिछली तिमाही से इस तिमाही में कमजोर होता हुआ नजर आया, जिसका आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है। अगर वो फायदा ना मिला होता तो मार्जिन में और तगड़ा कट आता हुआ आप देखते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, 1/3 रेवेन्यूज वहां से आते हैं, और वहीं पे इबिट में तिमाही दर तिमाही 4.5% का दबाव देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट खुद कह रहा है यूके का जो BFSI है उसमें नरमी पड़ रही है, कॉशियस स्पेंडिंग देखने को मिल रही है यूके में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में, और वो खुद कह रहे हैं कि क्लाइंट्स ब्रेक्सिट कैसे शेप अप होगा उसके लिए अब इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती है कि अगर मैक्रोज को हटा दें तो शायद हम डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करेंगे, पर मैक्रोज हटाएं कैसे, क्योंकि हमारे सामने है ग्लोबल स्लोडाउन, टैरिफ वॉर, ब्रेक्सिट की चिंताएं, और अब ये जो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स अपनी स्पेंडिंग रोक रहे हैं, धीमी कर रहे हैं। ऐसे में डर लग गया है कि ये डबल डिजिट ग्रोथ भी ये कंपनी क्लॉक कर पाएगी या नहीं। साथ साथ ध्यान रखें, इस कमजोर परफॉर्मेंस के बाद, मार्जिन्स में कट के बाद, पूरे साल के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। आसान शब्दों में EPS पे हिट होगा। तो ये कंपनी तो ऑलरेडी इन्फोसिस के मुकाबले 25-30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी, और इन्हीं भाव पे ट्रेड करती रही तो डिस्काउंटिंग और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी इन्फोसिस की। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड भी अब TCS के फेवर से इन्फोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो TCS के अगेंस्ट में इस समय जा रहे हैं। TCS पर क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? मार्जिन्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, और इसी के साथ अगर आप ओवरऑल व्यू देखें तो लोगों ने अपने टारगेट्स घटाए हैं। बागली साहब, TCS के आपको बताइए चार्ट्स क्या नजर आ रहे हैं पर? 1850 1850 50 ढीले नंबर, और
इसी के चलते देखिए मूड बिगड़ता हुआ, बढ़ नहीं पा रहा है बाजार इसके चलते। हर एक पैमाने पर इन्होंने बाजार की उम्मीद को, बड़े एनालिस्ट की उम्मीद को अंडर परफॉर्म किया है, उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नतीजे दिए। अर्निंग सीजन का बादशाह अगर कोई एक चैनल है तो वो CNBC आवाज़ है। ये फिर से देखिए साबित होता हुआ। वो स्टॉक आज देखिए अब दबाव के घेरे में आया है, लेकिन इस समय जो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई। यहाँ पर सरकार बड़े पैमाने पर 5 से 10 लाख तक दुर्घटना बीमा देने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। ये इनफैक्ट एक अपडेट है, टर्नओवर के हिसाब से बीमा की रकम तय होगी। डिटेल्स ले लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनफैक्ट छोटे कारोबारियों को पेंशन सुविधा मिल सकती है, ये एक डेवलपमेंट है और उसमें वो तमाम चीजें जुड़ती हुई दिखाई देंगी। लक्ष्मण, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये बड़ी राहत पैकेज की तैयारी सरकार कर रही है और उसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। उस राहत पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये छोटी मोटे पैकेज नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा और इस तरह से बड़ा होगा क्योंकि सरकार का मानना है कि नोटबंदी और GST से छोटे कारोबारियों के बीच में कहीं न कहीं निराशा है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे बड़ा राहत ये मिलने वाला है कि छोटे कारोबारियों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिले, सरकार ये सुनिश्चित करेगी और उन्हें ब्याज में कम से कम 2% की छूट दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप GST के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि महिला कारोबारियों को ब्याज दर में और विशेष रियायत दी जाएगी। दूसरा जो राहत प्रस्ताव है, दूसरा बड़ी राहत वो है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको मुफ्त में दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाए। दुर्घटना बीमा 5 से 10 लाख रुपए तक की हो सकती है, लेकिन किसको कितना दुर्घटना बीमा मिलेगा वो कारोबारियों के टर्नओवर पर निर्भर करेगा। ये भी दरअसल GST के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों को ही ये फायदा देने की कोशिश है। तीसरी राहत यह है कि छोटे कारोबारियों को वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन की सुविधा दी जाए। इस सुविधा के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा जो सरकार और ट्रेडर के बीच में एक कड़ी का काम करेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खासकर छोटे कारोबारियों के मद्देनजर रखकर सरकार तैयार कर रही है एक पेंशन स्कीम उन सब लोगों के लिए जो GST में रजिस्टर्ड है। तो दोनों तरफ से बेनिफिट्स, एक तो GST रजिस्ट्रेशन सरकार शायद बढ़ाना चाहती है छोटे कारोबारियों के बीच और ऑफ कोर्स यहाँ पर उनको फायदा भी मिलेगा, पेंशन कवरेज मिलेगी। आपके चैनल CNBC आवाज को 14 साल पूरे हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी आप हमारा साथ देते रहें। इसके लिए आपने एक कलर्स का वैल्यू पैक चुनना है। DTH केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। याद रखिए सिर्फ एक दिन, प्रतिदिन में आपको मिलेंगे 25 चैनल्स जिसमें होगा CNBC आवाज भी शामिल। और अब अश्विनी गुजराल को जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। दोपहर के ट्रेड के लिए क्या तैयारी? देखिए, मुझे ये लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट टॉप बना रहा है और उसकी वजह ये है कि जो मैक्रो फैक्टर्स क्रूड और रुपया हमारे फेवर में था वो थोड़ा बहुत जो है अब दूसरी तरफ जा रहा है। और क्योंकि फाइनेंशियल्स में हम बहुत रिचली वैल्यूड हैं या बहुत लॉन्ग पोजीशंस है, तो बैंक निफ्टी में खासकर खतरा है कि वहाँ पे जो है एक अच्छी करेक्शन आ सकती है। सिमिलरली निफ्टी भी 10,750 के आसपास अब ट्रैवल कर रहा है, जो कि अगर वो लेवल जाता है तो 200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट और आ सकती है। तो फिलहाल हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है बैंक निफ्टी में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन फाइनली हमें लगता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि क्रूड जो है वो ऐसा लग रहा है कि $62 से ऊपर जाने की तैयारी में है। तो ऐसा होगा तो हो सकता है गैप डाउन में ही आपको सारा मुनाफा मिल जाए, तो पुट ले सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सब कर सकते हैं। फिलहाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में BOB में सेल है, 124 का स्टॉप, 112 का टारगेट। इंडसइंड बैंक में सेल है, 1550 का स्टॉप, 1500 का टारगेट। और UPL में बाय है, 778 का स्टॉप और 800 का टारगेट। ओके, UPL एक बाय कॉल 800 के टारगेट के लिए तेजी करके चले, इस पर हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे। ये एक बहुत बढ़िया चाल अपनी दिखा रहा है तेजी की तरफ, तो उस पर आप फोकस कीजिए। मंदी की तरफ बैंक ऑफ
बरोडा में 112 के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए। शॉर्ट की पोजीशन इस समय अश्विनी सुझा रहे हैं। और ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक जो आज 2% नीचे है, यहाँ पर भी बिकवाली करके चले। अच्छा, एक ट्रेड फटाफट ले लेते हैं। इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ा है। आशीष, ये बताइए, अब लगभग 1% ऊपर है ये काउंटर 253 के लेवल्स पर। क्या सेकेंड हाफ में परफॉर्म कर पाएगा या फिर एक फॉल्स मूव है? हर्षदा जी, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बुलिश होते हुए दिखाई दे रहा है। कंप्लीटली बुलिश टर्न आउट नहीं हुआ है ये चार्ट। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है हर्षदा जी, तो मैं मानता हूं थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि 255 रुपया 50 पैसा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस स्टॉक को। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये परफॉर्मर बन जाएगा और उसका पहला लक्ष्य करीबन 260 रुपए का निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर। तो मेरी सलाह ये होगी कि जिनके पास है 252.8 का स्टॉप लॉस, यानी 1 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। नया पोजीशन 255 रुपया 50 पैसे के ऊपर बनाए और लक्ष्य रहेगा 260 रुपए का उसके। ओके, तो 260 के टारगेट्स के लिए 252 स्टॉप लॉस रहेगा। 255 के पार निकले तभी खरीदे। शुक्रिया आशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ब्रेक लेने से पहले कई सारे लोग सीएनबीसी आवाज पर आज जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि आने वाले साल आपके निवेश के लिए कैसे साबित हो सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज सुबह बात की समीर अरोड़ा से भी, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जनरली पसंद है फाइनेंशियल्स बट नॉट स्टेट ओन्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, insurance companies and 2-3 NBFCs, and then we like consumer को हम broadly define करते हैं। consumer does not mean only consumer staples but consumer non durable, even auto को हम consumer कहते हैं, media को consumer कहते हैं, anything which is और हमें जो बिल्कुल नहीं पसंद broadly speaking, इसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई स्टेट ओन कंपनी, कोई मेटल, कोई कमोडिटी, कोई शुगर, कोई फर्टिलाइजर, इसमें हमें 99% टाइम एंड 99.9% स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो सेक्टर्स और शेयर है जो समीर को पसंद है, उस लिहाज से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में सुस्ती है, ठंडा दिन है आज। आगे कार्यक्रम में आप देखेंगे नो योर कंपनी। बने रहेगा सीएनबीसी आवाज पर।